हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। इसमें देखिए जो मैंने आपकी प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है जो कि आपकी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान से संबंधित है। ये देखिएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलिए देखते हैं। शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा कि शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या है, बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना या अपने अपबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाहरी अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। तो देखिए इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। कब? जब ये कहा जाता कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि क्या नहीं है ना। नहीं, तो देखिए सख्त, ऑप्शन नंबर सी, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना, ये आपका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्योंकि देखिए शिक्षण व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित करता या बढ़ाता है जिससे शिक्षार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों में बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, समस्या समाधान अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना और अपने अपबोध को यथार्थ से समायोजित करके आंतरिक और बाहरी अनुभवों के साथ या मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं यानी लर्नर्स की सहायता करना, ये सभी क्या है शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस रिस्पेक्ट में सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि शिक्षण के उद्देश्य कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय नहीं है। ऑप्शन है आपके थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 237 और यूरेनियम 238। विखंडनीय कौन, ये कह रहे हैं निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा विखंडनीय है ना। तो देखिए दिए गए विकल्पों में मौजूद सभी तत्व क्या हैं, ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे तत्व हैं ये सभी? रेडियो एक्टिव। ठीक है, अब देखिएगा रेडियो एक्टिव तत्व हैं ये चारों की चारों, है ना। परंतु इनमें प्लूटोनियम, कौन सा? प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी प्लूटोनियम 239 कैसा है आपका? विखंडनीय है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि कम ऊर्जा प्राप्त कर इसके नाभिक टूट जाते हैं। अन्य तत्व जबकि समस्थानिक तुलना में अधिक स्थिर रहते हैं। जबकि ये क्या है, कम ऊर्जा अगर इन्हें मिलेगी तो ये आपके कैसे हो जाते हैं, ये आप इसके जो नाभिक होते हैं वो टूट जाते हैं। किसके? प्लूटोनियम के, प्लूटोनियम 239 के। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो हैं आपके सीखने की अभिप्रेरणा, प्रदर्शन लक्ष्य, आगे देखते हैं दक्षता लक्ष्य, सकारात्मक अभ्यास, है ना। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये फिर से पढ़ लीजिए, अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी माने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीखने की अभिप्रेरणा। क्या कहा जाता है? सीखने की अभिप्रेरणा। देखिए अधिगम में अभिप्रेरणा का बहुत अधिक महत्व होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो अधिगम करता यानी लर्नर को अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा अनुक्रिया को बनाए रखने के लिए भी बांध रखता है ना, बाध्य रखता है या करता है। यह लक्ष्य आधारित और उद्देश्यपूर्ण होता है। अतः जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक अभिप्रेरणा व्यक्ति को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य रखती है ना। और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अभिप्रेरणा का महत्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी सीखने की अभिप्रेरणा आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है ना। संदर्भ सूची, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संदर्भ सूची जो है उसका उद्देश्य क्या है। देखिए संदर्भ सूची का मुख्य उद्देश्य शोध में दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना होता है ना। और अनुसंधान
कार्य करते समय अनुसंधानकर्ता अनेक ग्रंथ, लेख, दस्तावेज और पांडुलिपियों आदि का अध्ययन व मनन करता है एवं उनसे अनेक को अपने प्रतिवेदन में लेता है, ठीक है, उद्धृत करता है। इन सभी का उपयोग अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शोध में करता है, जो अनुसंधान में क्या कहलाते हैं? अनुसंधान के स्रोत संदर्भ होते हैं या कहलाते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शन है वो क्या है? संदर्भ, पहले तो प्रश्न पढ़ लें दोबारा। संदर्भ सूची से देखिएगा, संदर्भ सूची से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? दी गई विषय वस्तु को प्रमाणित बनाना, सूचपरक निर्णय, शोध को अलंकृत करना या बड़ी उपलब्धि को प्रदर्शित करना। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, किस शोध अभिकल्प या डिजाइन में चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा, है ना, चर को नियंत्रित करने की अपेक्षा चयनित किया जाता है? चयनित किया मतलब आप किसी चर को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका आप चयन कर रहे हैं। ये किस शोध में होता है? तो देखिए आप पहले ऑप्शंस देख लीजिएगा। प्रायोगिक शोध अभिकल्प, है ना, प्रायोगिक शोध अभिकल्प। दूसरा है आपका ऐतिहासिक शोध अभिकल्प। तीसरा है आपका कार्योत्तर शोध अभिकल्प और चौथा है आपका वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि आप चर को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि चयनित कर रहे हैं। तो ये कब होता है? कार्योत्तर, है ना, ये आपका क्या है? कार्योत्तर शोध अभिकल्प में। देखिए इसमें क्या होता है? कार्योत्तर अनुसंधान को तथ्य के बाद, है ना, तथ्य के बाद शोध के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? देखिए तथ्य के बाद, ठीक है, इस रूप में भी हम इसको जानते हैं। किसको? कार्योत्तर शोध अभिकल्प को। कार्योत्तर अनुसंधान अप्रयोगात्मक अनुसंधान माना जाता है, क्योंकि जो आपका विषय होता है, जो टॉपिक होता है, उसका आप रैंडमली सिलेक्शन नहीं करते हैं, यानी कि यादृच्छिक रूप से चयन नहीं करते हैं, बल्कि एक विशिष्ट विशेषता के आधार पर सामूहिकृत किया जाता है। और देखिए कार्योत्तर शोध अभिकल्प में अलग अलग समूहों का विश्लेषण किया जाता है और फिर स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य क्या करते हैं हम? संबंधों की तुलना की जाती है। देखिए कार्य, तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाता है कि इसमें हम चर को नियंत्रित नहीं करते, उसकी अपेक्षा हम चयनित करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आंकड़ों के तृतीयक स्रोत हैं। कौन से हैं आंकड़ों के तृतीयक स्रोत? है ना, तो देखिए डेटास कितने प्रकार के होते हैं? एक होते हैं आपके प्राइमरी, एक होते हैं एक सेकेंडरी और लास्ट होता है आपका कौन सा? लास्ट होता है तृतीयक, ठीक है। तो देखिए फिल्में, होर्डिंग तथा पोस्टर। दूसरा है आपका सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं या प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी या नीति पत्रकों से संग्रहित आंकड़े। देखिए सबसे पहले प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं? ये क्या होता है? मींस प्राइमरी डेटा कौन सा होता है? देखिए क्या होता है, जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, यानी जो रिसर्चर होता है वो खुद जाता है और खुद कलेक्ट करता है, चाहे वो अनुसूची के माध्यम से करे, चाहे वो ओरली किसी से कुछ इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट करे, या वो इंटरव्यू के थ्रू करे, या वो अवलोकन के थ्रू करे, मतलब जो भी उसने डेटा कलेक्शन करा है वो उसने खुद करा है ना। और सेकेंडरी में क्या होता है? ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को वो अपने किसी भी शोध में या रिसर्च में यूज करता है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और जबकि देखिए तृतीयक में क्या होता है? देखिए जब आंकड़ों के संबंध में प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोतों से जानकारी प्राप्त की जाती है तो उसे आंकड़ों का तृतीयक स्रोत कहते हैं। यानी कि जो आपके डेटा है, जब आप उसमें दोनों ही सोर्सेज का यूज करेंगे, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका टर्शरी फॉर्म ऑफ डेटा कहलाएगा, ठीक है, तृतीयक स्रोत कहलाएगा डेटा का, है ना। देखिए जहाँ प्राथमिक स्रोत में वास्तविक समय के साथ स्थिति पर उपलब्ध आंकड़ों को शामिल किया जाता है, वहीं सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किए गए आंकड़ों को शामिल कर लेते हैं। इसी प्रकार या इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को हम क्या कहते हैं? तृतीयक स्रोत कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 7, NBOD, NBOD इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बता रही हूँ। इसका है आपका नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है? नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए क्या है,
ये जो होता है आपका NBOD, ये पानी में घुले हुए नाइट्रोजन यौगिकों का ऑक्सीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना। जो पानी होता है, जो जलाशय होता है, कोई तालाब होता है या कहीं भी जो पानी होता है, उसमें जो नाइट्रोजन के घुले हुए यौगिक होते हैं, उनका ऑक्सीकरण करने के लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, उनके द्वारा जो ऑक्सीजन की मात्रा प्रयोग की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका NBOD यानी कि नाइट्रोजिनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा ये बताइए, मैंने आपको अपनी वीडियोस में BOD के बारे में भी बताया था और OD के बारे में भी बताया था। बताइए ये दोनों क्या हैं और इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होता है। मीन्स इज देयर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन BOD एंड OD और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इफ यू नो द आंसर और इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन प्लीज डू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 8, भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण किसके कारण होता है ना। आर्सेनिक प्रदूषण भूजल में, ये तो आपको पता ही होगा कि जो आर्सेनिक प्रदूषण होता है वो जमीन के अंदर, जो भूमिगत जल होता है उसके अंदर पाया जाता है ना। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। आर्सेनिक के ऑक्साइड के कारण, आर्सेनिक के सल्फेट के कारण, आर्सेनिक के अम्ल के कारण या आर्सेनिक के नाइट्रेट के कारण। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आर्सेनिक के अम्ल के कारण। ठीक है, इस वजह से ही भूजल में आपका आर्सेनिक प्रदूषण होता है। देखिए जो भूजल होता है उसमें आर्सेनिक प्रदूषण का कारण क्या है, आर्सेनिक अम्ल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और आर्सेनिक क्या है, ये एक केमिकल फैक्टर है या एलिमेंट है ना, या ये एक रासायनिक तत्व है। यह आर्सेनिक दूषित भोजन खाने से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। आर्सेनिकोसिस आर्सेनिक विषाक्तता का एक चिकित्सीय शब्द है जो बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर आर्सेनिक संचय से होता है। इससे हथेलियों और तलवों में हाइपरकेराटोसिस, कौन सी, हाइपरकेराटोसिस हो जाता है। यानी इसकी वजह से कौन सा हमें रोग हो जाता है, वो हमें हो जाता है हाइपरकेराटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो पहला है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, या लास्ट है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका ISP का पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में क्या प्रयोग किया गया था, बताइए क्या प्रयोग किया गया था। तो देखिए निर्वात ट्यूबों का, ट्रांजिस्टर्स का, IC चिप्स का, या सूक्ष्म संधारित्रों का, है ना। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हमने फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था, ट्रांजिस्टर्स का सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया था, थर्ड में हमने कौन सा करा था, IC के चिप्स का किया था। ठीक है, और फोर्थ में हमने क्या करा था, तो देखिए इसमें हमने करा था यूज किसका, सूक्ष्म संधारित्रों यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना। ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये है आपका क्या, माइक्रो प्रोसेसर्स का। तो इनका प्रयोग हमने फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किया था। सो आंसर नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि फोर्थ पीढ़ी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है, एक्साबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या पेटाबाइट। बताइए कौन सी सबसे बड़ी है, क्या आपको इसका उत्तर पता है। तो देखिए ये है आपके इन चारों ऑप्शंस में से एक्साबाइट। देखिए निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। देखिए कंप्यूटर के रेफरेंस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। तो देखिए हार्डवेयर क्या है आपका, देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए हार्डवेयर आपका क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे माउस को आप कर सकते हैं, है ना। तो देखिए और आप इसको कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, है ना। जबकि आपका सॉफ्टवेयर क्या हो गया, तो देखिए आपका जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका जैसे विंडोज़ XP, है ना। विंडोज़ XP जो है वो आपका हार्डवेयर नहीं है, जबकि कीबोर्ड और आपका माउस जो है वो क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है ना। और देखिए ये आपका जो रीड ओनली मेमोरी है, ये भी क्या है, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं पूछा है ना, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन C। FTP क्या है ना, FTP क्या है। तो देखिए इसका मतलब है आपका, मैं सीधे आपको आंसर बता रही हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FT का फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। अब देखिएगा भारत में कब
प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया? 1973 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो देखिए 1975 में भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ एक चीज और बताइए, चलिए इस प्रश्न में मुझे भी ध्यान आई है, क्या आप बता सकते हैं इनकी जो स्थापना है, इनकी जो स्थापना है किस डेट में हुई? तो ये आपकी हुई थी 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। और आप क्या बता सकते हैं, सबसे पहले आपके ग्रामीण बैंक 2 जगह खोले गए थे, कहाँ कहाँ? चलिए एक ऑप्शन तो मैं आपको बता रही हूँ, मुरादाबाद। क्या आप बता सकते हैं दूसरे जगह का नाम? दूसरी जगह कौन सी थी? एक हो गया मुरादाबाद, दूसरा कौन सी जगह थी उसको आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A प्रावधान करता है किससे? यानी 21A क्या है? अल्पसंख्यक अधिकार से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या शिक्षा का अधिकार? तो देखिए ये जो है आपका 46वां है ना, 46वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है ना, 2002 के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। और इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 21 का। कौन सा? 21 का या 21A है ना, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों या बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? तो वो आपका करेगा भारत का संविधान है ना। तो इसी तरह से आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है वो आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा का अधिकार, ये मैंने दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना कौन सी? उत्तर प्रदेश में शबरी संकल्प योजना, पहली बात तो ये कहाँ की है? यूपी की। किस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है? तो देखिए कुपोषण समाप्त करने हेतु, निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु, परित्यक्त महिलाओं के शरण हेतु, या स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा हेतु। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो कौन सा बनता है बताइए, अगर आपने सोच लिया हो तो देखिए इसमें आपका बनता है कुपोषण समाप्त करने हेतु। ठीक है, कुपोषण समाप्त करने हेतु शबरी संकल्प योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? आपके यूपी में की गई, और ये कब की गई थी? 2017 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तल के सबसे निकट वायुमंडल की परत का क्या नाम है? पृथ्वी तल के सबसे निकट जो आपकी वायुमंडल की परत है उसका क्या नाम है? देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इसके ऊपर ही आपकी 5 परतें हैं, है ना, क्या क्या नाम है बताइए, कमेंट करके बताइए क्रम से अगर पता हो तो, है ना। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है आपका कौन सा? आइनोस्फेयर, नहीं सॉरी मीजोस्फेयर, फिर है आपका आइनोस्फेयर और फिर है आपका एक्सोस्फेयर, है ना। चलिए बताइए मौसम संबंधी बदलाव किस आपकी वायुमंडलीय परत में होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं? सबसे निकट पृथ्वी तल के, तो बताइए कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर हो गई ना, ये हमारी पृथ्वी है तो इसके सबसे नियरेस्ट कौन सी है? तो आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और देखिए यहीं पर आपकी क्या होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, कोहरा होना, ओलावृष्टि होना आदि। ठीक, नेक्स्ट देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था या किस मिसल में हुआ था? तो देखिए डले नालिया, फुलकिया, सुकरचकिया या अहरूवालिया। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका सुकरचकिया। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में हुआ था, और कब हुआ था? 13 नवंबर 1780 को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? यानी जो आपके संघ लोक सेवा आयोग है इसके जो अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं, इनको पद को किस आपके अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए अनुच्छेद है वो आपका 317, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में देखिए
किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह या फारूक सियार, है ना। तो देखिए इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा फारूक सियार, है ना। इसने 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई थी। चलिए, अच्छा क्या आप बता सकते हैं ये आपका जो कहना चाहिए चित्रकला का स्वर्णकाल इन तीनों में से किसके समय में कहा जाता है? क्या बता सकते हैं? तो ये कहा जाता है जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में, ठीक है। और अच्छा बहादुर शाह, ये जो है आपके बहादुर शाह जफर, इनका क्या, किस लिए इनको हम लोग बार बार याद करते हैं या इनका नाम आता है? क्यों? क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, है ना। और अकबर, इनका क्या था? अकबर का बता सकते हैं इन्होंने कौन सा धर्म चलाया था? तो इन्होंने दीन-ए इलाही धर्म चलाया था। कौन सा? दीन-ए इलाही। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो देखिए ये 4 दिए हैं अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा गिवन ऑप्शंस के अनुसार। देखिए इलाहाबाद, आजमगढ़, कानपुर नगर और फिर जौनपुर, ठीक है। देखिए सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, फिर इन ऑप्शंस के अनुसार आजमगढ़ में है, फिर कानपुर में है और फिर आपके जौनपुर में है, ठीक है। तो इनमें क्या है? अधिकतम जनसंख्या। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर उपहार ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं, है ना। तो देखिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुदान, कृषि आय पर कर, नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक दान या उपहार, या संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है कौन सा? कृषि आय पर कर, ये इनका नहीं है। किनकी? ये जो आपकी ग्राम पंचायत है इनकी आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर, ठीक है। ये किसकी आय का साधन है? ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी आय का साधन है, जबकि बाकी सारे जो है ना ये आपके ग्राम पंचायतों की आय के साधन है। कौन कौन से? राज्य सरकार द्वारा अनुदान, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऐच्छिक दान या उपहार, संपत्ति, जानवर और वाहन पर कर, ये तीनों ही आते हैं। अगला देखिए, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ की पूछ रहे हैं तो कौन करता है? राखीगढ़ी, मांडा, रोपण या आपका हड़प्पा, कौन सा करता है? तो देखिए ये आपका क्या करेगा? जम्मू कश्मीर में अवस्थित मांडा करता है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है ना, यहाँ पर आपका मांडा नाम का एक स्थान है, वहां पर ही आपकी हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। कौन सा? देखिए मांडा। जबकि दक्षिणी सीमा में कौन सा है? दैमाबाद, ठीक है। और आपकी जो पूर्वी सीमा है इसमें कौन सा आता है? आलमगीरपुर। और आपका पश्चिमी सीमा में सुतकागेंगडोर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति जो थी उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण आपका मांडा करता था, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और आपकी जो दक्षिणी सीमा थी उसमें दैमाबाद, और फिर आपका पूर्वी सीमा में कौन सा था? आलमगीरपुर, और आपका जो पश्चिमी सीमा थी उसमें था सुतकागेंगडोर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, तिस्ता नदी जल विवाद किन के बीच में है? तिस्ता नदी, तो देखिए ये क्या भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है, भारत एवं म्यांमार के बीच में है, या नेपाल एवं बांग्लादेश के बीच में है? तो देखिए ये आपका किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सा है? तिस्ता नदी जल विवाद है। देखिए तिस्ता नदी भारत में सिक्किम, है ना, एवं पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पहुँचती है? आपकी बांग्लादेश, जो आपका सिक्किम है। सिक्किम के लेफ्ट में कौन सा आपका देश है, और राइट में कौन सा है, यानी पूर्व में, और ऊपर कौन सा है? बताइए, चलिए कमेंट करिए, मैंने आपको सब ये बता रखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है
और ये आपकी बांग्लादेश से होती हुई कहाँ पहुँचती है, सॉरी बंगाल से होती हुई आपकी ये बांग्लादेश में पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से इन दोनों में, भारत में और बांग्लादेश में, इस नदी को लेकर विवाद है। ठीक है, अब देखिए 2011 के अंतरिम समझौते के अनुसार तिस्ता के जल का 42.5% कौन यूज़ करेगा, तो वो करेगा आपका प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, और बाकी आपका 37.5% कौन यूज़ करेगा, बांग्लादेश। कौन करेगा, बांग्लादेश जो है आपका वो यूज़ करेगा इसके पानी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नांकित में से किसका युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए वुड्स डिस्पैच, क्या ये 1854 से संबंधित है, करेक्ट। हॉर्टोंग समिति, क्या ये 1929 से संबंधित है, करेक्ट। हंटर समिति, क्या ये 1882 और 83 से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट, या हंटर कमीशन आप बोल सकते हैं। फिर है आपका सेटलर कमीशन, क्या ये 1858 से संबंधित है, नहीं। ये आपका कब से संबंधित है बताइए, ये आपका 1917 से संबंधित है। कौन सा कमीशन, सेटलर कमीशन। नेक्स्ट देखिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय किसानों में इतिहास में संगठित असहयोग, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का पहला उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो देखिए ये आपका घटित कहाँ पर हुआ था, बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में ये आपका घटित हुआ था। क्या, ये आपके जो भारतीय किसान हैं, है ना, इनके संगठित असहयोग का पहला उदाहरण आपका बिहार और बंगाल राज्य में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 और 1936 में स्थापित कौन सी, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, ये आपकी क्या थी, प्रथम किसान संगठन था। कौन सा, 1936 में स्थापित आपका अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, आगे देखिएगा 18वां, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था, ये तो अभी हुआ है जनवरी में, है ना। तो कहाँ हुआ था, तो ये आपका भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आयोजित हुआ था। अच्छा, इसकी थीम बता सकते हैं, और ये कब से कब तक हुआ था, तो ये आपका 8 से 10 जनवरी 2025 में हुआ था। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या थी, विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सो दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए आईओसी के 141वें सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल किया गया था, और जबकि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। 5 खेल थे, तो उनमें से कौन सा एक नहीं है, वो आपको मतलब इन चारों ऑप्शन में से वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 144 आईओसी क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। इसका जो 141वां सत्र है वो आपका 15 से 17 अक्टूबर 2023 को कहाँ आयोजित हुआ था, अगर ये पूछे तो मुंबई। ठीक, और देखिएगा इस सत्र में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को, कितने, अब जो 2028 में खेल होंगे उसमें 5 खेलों को, 5 गेम्स को शामिल करने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से, देखिए T20 क्रिकेट, T20 ये रहा आपका T20 क्रिकेट, फिर है आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फिर है आपका फ्लैग फुटबॉल, और चौथा है आपका कौन सा, चौथा है आपका स्क्वैश। कौन सा, स्क्वैश, है ना। और लास्ट है आपका ले क्रॉस। कौन सा, ले क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है आपका टेस्ट क्रिकेट ये शामिल नहीं था। कौन कौन से शामिल थे, T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, देन आपका बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, देन आपका स्क्वैश, देन आपका ले क्रॉस। ठीक है, ये 5 गेम्स आपके शामिल हैं। आगे देखिएगा, नेफ्रीथ्रोमाइसिन निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए ये आपकी क्या चीज़ है, भारत में प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है क्या, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेफ्रीथ्रोमाइसिन। ठीक है, और ये 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री कौन से, जितेंद्र सिंह
ठीक है, ने इनके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, प्रथम स्वदेशी एंटीबायोटिक दवाई कौन सी, नेफिथ्रोमाइसिन। अगला देखिए, लास्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में शीर्ष देश कौन सा है। तो देखिए, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे या आपका फिलीपींस। तो देखिए, आप देखिएगा इसमें किसका है, डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये आपका नंबर 1 पर है ना, किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो है आपका बाकू अजरबैजान में आयोजित यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन हुआ था ना। COP29 का कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था, जिसमें जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 जारी किया गया था। इसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है। अच्छा, ये बताइए तो इंडिया की क्या रैंक है इसमें, इंडिया की रैंक क्या है बताइए। मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, 8th, 9th, 10th या 7th, बताइए। तो देखिए, इसमें है 10th। कौन सी रैंक है इंडिया की, 10th। किसमें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में इंडिया की रैंक 10th है। और टॉप पे कौन सा कंट्री है, डेनमार्क। तो देखिएगा, ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसे अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है, यानी प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सी एक मूलभूत आवश्यकता है। तो आइए अपने हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नता की उपेक्षा करना, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शनों की दृढ़ शक्ति। देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं, प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन, तो वो देखिए आपका हो जाएगा पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखिए, प्रभावी शिक्षण हेतु पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग तो अब किया ही जाता था, हम सभी जानते हैं, बट आज की यदि हम बात करते हैं तो आजकल इनका प्रयोग न करके आधुनिक शिक्षण पद्धति, जिसमें नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रदान करना शामिल है। अतः प्रभावी शिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधनों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। तो देखिए, ये आप जानते हैं, ये क्या कह रहे हैं, पहले पॉइंट क्यों नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना नहीं। उपेक्षा करेंगे, यदि हमें पता है व्यक्तिगत भिन्नता है तो हमें उसी हिसाब से स्टूडेंट्स को लर्निंग करानी होगी। दूसरा क्या है आपका, ये पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, ये तो आपका करेक्ट हो ही गया। आजकल के आप इसमें देखते हैं एरा में, मॉडर्न टीचिंग में आपका बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, मॉडर्न लर्निंग में। और पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग और पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शनों की दृढ़ संशक्ति। तो इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन छिद्र की सर्वप्रथम खोज निम्न में से कहाँ हुई थी। ओजोन छिद्र की सबसे पहले खोज कहाँ पर हुई थी, उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कहाँ पर हुई थी, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में। कहाँ पर हुई थी, दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में। ओजोन छिद्र की सबसे पहले खोज अंटार्कटिका, जो कि आपका दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर हुई थी। ओजोन परत क्षय समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का पतला होना है। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ 5 लेयर्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और ये देखिएगा, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये कौन सी हमारी पहली लेयर है, ये आपकी ट्रोपोस्फेयर, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपकी मीजोस्फेयर, देन नेक्स्ट आपकी आती है आइनोस्फेयर। ठीक है, और उसके ऊपर आपकी कौन सी आती है, वो आती है आपकी एक्सोस्फेयर, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं, जो आपकी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो ये लेयर्स हैं, इनमें जो आपकी सेकंड नंबर की लेयर होती है, पृथ्वी से जो स्टार्टिंग करें यदि हम, स्ट्रेटोस्फेयर, वहीं पर आपका ओजोन परत पाई जाती है। और यह क्या करती है, हमारी हानिकारक जो किरणें होती हैं सूरज की, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो फिलहाल यहाँ ये कह रहे हैं कि ओजोन छिद्र की सबसे पहले खोज निम्न में से कहाँ हुई थी, तो दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में हुई थी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है ना, मतलब एक तरफ, इनमें से किस में पाया जाएगा, मतलब वन डायरेक्शनल क्या है इनमें से, परामर्श देना, मार्गदर्शन प्रदान करना,
शिक्षण या अधिगम। तो देख लीजिए इसमें से वन डायरेक्शनल क्या है, तो देखिए अधिगम में प्रभाव की दिशा प्रमुखता एक तरफा होती है। लर्निंग में अधिगम एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं, जिसमें पूर्वानुभवों के आधार पर व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अपना व्यवहार परिमार्जित करता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है। तो देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है, निराश्रित चर, आश्रित चर, परिनियात्मक चर और आपका है नियंत्रित चर। तो देखिए इसमें जो हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आश्रित चर। ठीक है, तो आपके जो प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययन होते हैं उनमें सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किस चर पर विचार किया जाता है, आश्रित चर पे, मतलब जो डिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट का ही तो डिपेंडेंट पे हम देखेंगे, तो इसीलिए आपका जो आश्रित चर है उस पर ही हम विचार करते हैं, किसमें, प्रयोगात्मक शोध में। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसमें हम देखते हैं आश्रित चर क्या होते हैं। आश्रित चर वह चर होते हैं जिन पर स्वतंत्र चर का प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मान लीजिए एक प्रोड्यूसर जो है वो कब सप्लाई ज़्यादा करेगा मार्केट में, जब उसके प्रोडक्ट के प्राइस कैसे होंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे। मान लीजिए कोई चीज़ उसकी 10 रुपये की है, तो मान लीजिए वह उसकी 10 ही वस्तु बाजार में सप्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, और जब उसके प्राइस बढ़ के 15 हो गए तो मान लीजिए वो 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है, और जब उसके बढ़ के हो गए 30 तो मान लीजिए वो सप्लाई कर रहा है 50 यूनिट। तो मतलब क्या है कि किसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, तो हम देख सकते हैं किसका प्रभाव पड़ रहा है, प्राइस का प्रभाव सप्लाई पर हमारी पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से जो आपका प्राइस है वो आपका निराश्रित चर है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपका सप्लाई है वो क्या है, आश्रित चर है, यानी कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रिया अनुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले शोध में, है ना, तो इनमें कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं हम, आगनात्मक विधि, निगनात्मक विधि, अंतः प्रज्ञात्मक विधि और वैज्ञानिक विधि। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ये आपका वैज्ञानिक शोध, वैज्ञानिक विधि है ना। इसमें जो है आप अपनी इंद्रियों के अनुभव के आधार पर ही शोध करते हैं, और इसी में आप किसमें, वैज्ञानिक विधि में ऐसा प्रयोग करते हैं। देखिए इंद्रिय के आधार पर, है ना, जो शोध में किया जाता है उसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग होता है। इंद्रिय अनुभव शोध मूलतः ऐसी अनुसंधान विधि है जो इंद्रिय अनुभवों के माध्यम से प्राप्त साक्ष्यों का क्रमबद्ध परीक्षण करती है। इसके लिए यह वैज्ञानिक तरीके से डेटा को इकट्ठा करती है और साक्ष्यों को तर्कों की कसौटी पर क्या करती है, परखती है। तो इस तरह से आंसर नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक थीसिस या शोध प्रबंध में चित्र एवं तालिकाएं रहती हैं। कहाँ पर होते हैं चित्र और तालिकाएं, है ना, एक थीसिस के अंदर, परिशिष्ट में या एक अलग अध्याय में, अंतिम अध्याय में या मूल पाठ में ही। तो देखिए कि शोध प्रबंध में या एक थीसिस में जो चित्र एवं तालिकाएं होती हैं, टेबल्स एंड जो ग्राफ्स होते हैं, या ग्राफ्स, डायग्राम्स या टेबल्स जो भी कुछ होते हैं वो आपके मूल पाठ में ही समाहित होते हैं। तो देखिएगा इसका मतलब आंसर नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, और देखिए थीसिस क्या है, थीसिस या शोध प्रबंध एक दस्तावेज होता है जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध की विधिवत प्रस्तुतिकरण करता है। इसके आधार पर किसी शोधार्थी को डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ना, और उसके बाद ही आप कुछ भी कर सकते हैं, लेक्चरशिप या आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी आपको बनना है, तो उसके लिए आपकी पीएचडी होना या नेट होना अनिवार्य होता है, तो आप जानते हैं। खैर आगे चलिएगा। प्रश्न नंबर 7 है, जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी CBD का सचिवालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जैव विविधता संबंधी अभिसमय CBD का, देखिए से लिख लेते हैं, CBD, इसका ही कह रहे हैं कार्यालय कहाँ पर है, किसका, CBD का। तो देखिएगा जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन या मॉन्ट्रियल। तो देखिए जैव विविधता संबंधी अभिसमय यानी CBD का जो सचिवालय है वो आपका मॉन्ट्रियल में है। कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल में है। जैव विविधता संबंधी अभिसमय CBD का सचिवालय मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में। कहाँ पर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ठीक है, और देखिएगा जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD कब 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे, और 29 दिसंबर 1993 को इसे लागू किया गया था। तो ये जैव विविधता के सभी पहलुओं को कवर करने वाला पहला वैश्विक सम्मेलन है। कौन सा, CBD, है ना, और ये आपका कब हुआ था, 1992 में। चलिए आगे देखते हैं। ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है।
है ना। तो देखिए इसमें जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, पोषकों का उच्च स्तर, पोषकों का निम्न स्तर, और आगे ऊपर 2 ऑप्शंस और हैं। तो देखिए इन्हीं दोनों में से आपका उत्तर छुपा हुआ है, तो आपका उत्तर कौन सा सही है? पोषकों का निम्न स्तर, यानी कि आपकी जो ओलिगोट्रॉफिक झील होती हैं उनमें पोषकों का कैसा स्तर होता है? निम्न होता है ना। इनमें क्या होता है? इनमें निम्न जैविक उत्पादकता का स्तर पाया जाता है ना। इन झीलों के नीचे कीचड़ में कई नागासु मांसपेशियों के लार्वा होते हैं जिन्हें कॉस्ट बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट बीट्स। इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की झीलों में स्वच्छ जल पाया जाता है जिससे पारदर्शिता अधिक होती है। क्या होती है? पारदर्शिता इस प्रकार की झीलों में अधिक होती है, और पोषक तत्वों का या पोषकों का इसमें निम्न स्तर होता है। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होने चाहिए, है ना। यदि हमको 2 कंप्यूटर्स हैं और उनमें यदि हम फाइल्स का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें किसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए है इंटरनेट, दूसरा है रिपीटर, तीसरा है हब, या चौथा है मॉडेम। तो एक ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट। हम इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट करके आपस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? फाइल्स का जो है ये स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किससे जुड़े होने चाहिए? इंटरनेट के द्वारा जुड़े होने चाहिए। ठीक है, और इंटरनेट कंप्यूटर का सबसे बड़ा विश्वव्यापी संचार नेटवर्क है। क्या है? वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। कौन सा? इंटरनेट। आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 10। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता, सूचना, वैज्ञानिक या अभियंता। बहुत ईजी है। उपयोगकर्ता, भाई जो यूज़ कर रहा है वो उपयोगकर्ता ही तो हो गया, यानी यूज़र, है ना। तभी तो कहते हैं यूज़र आईडी, यूज़र पासवर्ड, इससे ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरू करते हुए, है ना, मेमोरी इकाई के सही आरोही क्रम में से है कौन सा? देखिए ये क्या कह रहे हैं? स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरू करते हुए, है ना। तो यानी कि सबसे छोटा आपको इसमें से पहले पहचानना है कि कौन सा है ना। तो देखिएगा, पहली बात तो ये जीबी तो कंपैरेटिवली बड़ा ही होगा, ये दिखाई दे रहे हैं। इधर जीबी लास्ट में है तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। अब इनमें से हमें पहचानना है कि केबी छोटा है सबसे या एमबी छोटा है। तो देखिए सबसे पहले केबी, फिर आपका एमबी, और फिर आपका जीबी। ठीक है, और ये तो देखिए क्रम ही उल्टा कर दिया इन्होंने, और इधर भी ये भी इन्होंने उल्टा कर दिया है सब, है ना। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा। तो बताइए कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो आपका जावा, है ना। जावा क्या है? ये एक लैंग्वेज होती है, ये सॉफ्टवेयर है ना। जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मूलतः सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉसलिंग ने विकसित किया था। देखिए लिख लीजिए, जावा किसने विकसित की? बाई चांस ये आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जेम्स गॉसलिंग, इन्होंने इसको विकसित किया। ठीक है, प्रिंटर, माउस और प्रोसेसर चिप ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके हार्डवेयर हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डेटा संचार को चलाने वाले नियमों का समूह कहलाता है क्या? प्रोटोकॉल, मानक, RFC या फिर सर्वर। तो देखिए डेटा संचार को चलाने वाला नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, है ना। देखिए यह नियमों और प्रक्रियाओं का एक ऐसा औपचारिक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि नेटवर्क माध्यम पर कोई कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करता है। कौन? प्रोटोकॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो देखिएगा सूची 1 और सूची हमारी 2। पहला है आपका विटिकल्चर, दूसरा है मोरिकल्चर, तीसरा है पिसिकल्चर, देन है आपका ओलेरिकल्चर। तो देखिएगा इसको हम मिलान करते हैं। विटिकल्चर, हमें पता है विटिकल्चर का मतलब क्या है? अंगूर की खेती। मोरिकल्चर, देन आपका पिसिकल्चर और आपका ओलेरिकल्चर। मुझे जो इसमें आते हैं मैं उस हिसाब से चल रही हूँ। ओलेरिकल्चर मीन्स क्या होता है? आपका सब्जी की खेती। फिर आपका है पिसिकल्चर, मछली पालन, और मोरिकल्चर आपकी हो गया क्या? शहतूत की खेती। ठीक है, मोरिकल्चर शहतूत की खेती। तो देखिएगा इस तरीके से हम अपना आंसर देख लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, फिर आना चाहिए हमारा 3, देन 2, देन 1। ठीक, 4 3 2 1। तो देखिए 4 3 2 1, दिस मीन्स आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है।
किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? निम्नांकित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 को इसको आपका क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत में क्या थे? वाइसरॉय थे। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है आपके 1901 को। चलिए आगे देखिएगा। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का भारत में सर्वप्रथम आयोजन किस शहर या स्थान पर हुआ था? किसका? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का भारत में पूछ रहे हैं। सबसे पहले आयोजन किस शहर में हुआ था? कलकत्ता में, या आपके इलाहाबाद में, या आपके नई दिल्ली में, या फिर आपके बम्बई में। तो देखिए हम देखते हैं कब 1922 में 1922 ईस्वी से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी होने लगा था। इससे पहले इलाहाबाद यानी वर्तमान में जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज से जानते हैं, उसमें तथा बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ दिल्ली में भी इस परीक्षा का आयोजन होने लगा था। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या उत्तर आएगा आपका? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद है ना, प्रयागराज। इसमें आपका सबसे पहले किसका आयोजन हुआ? आपकी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हुआ था। आगे देखिएगा, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो देखिए ऑप्शन है 1945, 1950, 1951 या 1952। तो देखिए 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या बना था? सदस्य बना था। देखिए IMF आप यदि जानते हो, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, इसकी स्थापना हुई थी है ना, और इसका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनिमय को स्थिर करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आप बता सकते हैं? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC, जो कि आपका कहाँ पे है? ये आपका है अमेरिका में है ना, अमेरिका में आपका वॉशिंगटन DC है। आगे देखिएगा, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का, भास्कराचार्य की कृति कौन सी हो गई? देखिए ये भी प्रश्न हो गया, लीलावती। और इसका किसमें फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने, अबुल फजल ने, या याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने, या फिर फैजी ने। तो देखिए इसका जो है किसने किया था? इसका अनुवाद फारसी में फैजी है ना, फैजी ने किया था। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासनकाल में, किसके? अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था। लीलावती गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए नाम इसका नहीं लग रहा कि ये मैथ्स का होगा, लेकिन लीलावती जो है गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, और देखिएगा जो संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोक बंध है, ये किस भाषा में है? ये है आपका संस्कृत भाषा में। ठीक है, और इसको जो है सबसे पहले फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया था? तो ये है आपके फैजी। अगला देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? भारत के राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को? तो देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण या धारण करते हैं। और ये किसमें लिखा हुआ है? ये इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 56 में। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। और देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, किसको? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को संबंधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत दी जाती है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी कि स्पीकर को। ठीक है, तो देखिएगा आप कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? भारत के उपराष्ट्रपति को। ठीक, ये वाला, यानी राष्ट्रपति किसको देंगे अपना त्यागपत्र? भारत के उपराष्ट्रपति को। अच्छा ये बताइए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, आपके जो राष्ट्रपति होते हैं इनको शपथ दिलाते हैं। बताइए इस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइए कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? ठीक है, अच्छा भारत के प्रधानमंत्री तो आपको सबको पता ही है, तो इसलिए आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं बताइए बल्कि इनका क्रम बताइए क्या है। भारत के प्रधानमंत्री का क्रम बताइए कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए असहयोग आंदोलन, इनको आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड, गांधी का चंपारण सत्याग्रह, और आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो देखिए सबसे पहले हम इनका ईयर सेट कर लेते हैं कौन सा है। तो देखिए हमें पता है असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? मैंने आपको पहले भी बताया था 1 अगस्त
1920, है ना। और इस दिन किसकी मृत्यु हुई थी बताइए? बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी और इसी वजह से गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। इसमें क्या हुआ था मैं आपको बता चुकी हूँ। जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों को, जो कि जलियांवाला जो आपका बाग था उसमें एक सभा कर रहे थे, उन पे आके अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है। उसके बाद आपका गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, ये कब हुआ था? ये आपका 1917 में हुआ था। ठीक। फिर है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, है ना। कब? जब गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा पूरी की थी, है ना। गांधी यात्रा कब से शुरू हुई थी बता सकते हैं? यदि आपको पता हो, मैं आपको बता चुकी हूँ कब से कब तक शुरू हुई थी, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, कहाँ से शुरू हुई, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ गया पूरा। सबसे पहले आपका क्या आएगा? 1917, ठीक, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। फिर 1919 सेकेंड, 1930, फिर आपका 1920 सॉरी, फिर आपका 1930। चलिए, तो आप देखिएगा आपके हो जाएंगे 3, 2, 1 एंड 4। तो देखिए 3, 2, 1 एंड 4 ये रहा थर्ड ऑप्शन, है ना। 3, 2, 1 एंड 4 ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो देखिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव क्या होगा? आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे हो जाते हैं, या आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। तो देखिए आगे के ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है ना, तो क्या होता है उस समय में? जो हमारे आयात होते हैं वो तो हो जाते हैं महंगे, और जो हमारे निर्यात हो जाते हैं वो हमारे हो जाते हैं सस्ते। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवमूल्यन में क्या होता है? अवमूल्यन, मान लीजिए $1 सपोज कीजिएगा, एक जो आपका डॉलर है ये आपका है $1 इज इक्वल्स टू मान लीजिए 76 रुपीज़। अब मान लीजिए कोई कंट्री अवमूल्यन कर देता है अपनी करेंसी का, तो क्या हो जाएगा? उसकी जो करेंसी है वो 78 रुपीज़ हो गई। $1 इज इक्वल्स टू 78 रुपीज़। तो यहाँ तो आप सोचेंगे अरे तो ज़्यादा हो गया, लेकिन आप ऐसे सोच के देखो ना कि आपकी कीमत घट गई ना। पहले आप $1 बराबर 76 रुपये था, लेकिन अभी $1 बराबर 78 रुपये हो गया, है ना। तो इस तरह से इसकी कीमत, इसकी वैल्यू घट गई ना, तो इसी को हम अवमूल्यन बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात जो है आपके वो सस्ते हो जाते हैं। आगे देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 कब? 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, और इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वो कौन सा था? पाटलिपुत्र, दिल्ली, कन्नौज या अयोध्या? तो वो था आपका कन्नौज। कौन सा था? कन्नौज। ठीक है। सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की थी, और इससे पूर्व हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। कौन सी थी? थानेश्वर। ठीक है। और देखिएगा हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब लिखी? उनके द्वारा 3 जो है नाटक बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है आपका रत्नावली, दूसरा है नागानंद और तीसरा है प्रियदर्शिका। कौन कौन सी? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। मैं लिख देती हूँ आपके लिए। रत्नावली, दूसरी है आपकी कौन सी? नागानंद, और तीसरी है आपकी प्रियदर्शिका। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की, है ना। तो देखिए, फरवरी 12, 1922 में, या मार्च 12, 1930 में, अप्रैल 6, 1930 में, या मार्च 2, 1930 में। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 12, 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और ये देखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो यात्रा है इनकी कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। तो इसका मतलब इनकी यात्रा जो थी वो कब ख़त्म हुई? तो उनकी जो यात्रा थी वो उनकी ख़त्म हुई थी 5 अप्रैल 1930 को। और उन्होंने 6 अप्रैल को क्या करा था? उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को, देखिए
दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, और उन्होंने नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। कौन सा आंदोलन? सविनय, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था अपने पिछले प्रश्न में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी जो है क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। कब से? 6 अप्रैल 1930 से। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाता है। यदि प्रारंभ पूछेंगे तो आप ये लगाएंगे, और यदि आपसे पूछेंगे उन्होंने कब नमक कानून तोड़ा था तो आप ये बताएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। सूर्य से पृथ्वी के कितनी दूरी है? सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, यानी दूरी पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 93 मिलियन मील, ऑप्शन बी 103 मिलियन मील, ऑप्शन सी 83 मिलियन मील, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी 93 मिलियन मील है। कितनी मिलियन मील है? 93 मिलियन मील। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। देखिएगा, सूरज से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? 93 मिलियन मील, यानी कि जो औसत दूरी है सूरज से वो है आपकी 93 मिलियन मील। आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 26। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो देखिए, मुस्लिम लीग के द्वारा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, 22 दिसंबर 1940 को क्या बनाया गया था? किस दिन के रूप में मनाया गया था? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे देखिएगा, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहाँ पर किया गया? किसका? भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, है ना, इसका जो है प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन पूछ रहे हैं अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया? क्या ये आपका वाराणसी में किया गया, चंडीगढ़ में किया गया, या आपका पटना में किया गया, या देहरादून में किया गया? तो देखिए, ये जो है आपका प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र, इसका जो कहना चाहिए उद्घाटन था, ये अक्टूबर 2024 में कहाँ किया गया था? देहरादून शहर में किया गया था। ठीक है, और आगे देखिएगा, और ये देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में, है ना। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है बताइए? उत्तराखंड की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी होती है? वो आपकी होती है देहरादून। ये कब होती है? आपकी विंटर्स में होती है, और गर्मियों में कौन सी होती है? गैरसेन। कौन सी? गैरसेन। आगे देखिएगा, 2023 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? कब? 2023 में आईसीसी के पूछ रहे हैं ये। तो देखिएगा, इसमें जो आपके ऑप्शन है, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन। तो देखिए, इसमें जो चुने गए हैं वो हैं आपके विराट कोहली, भारत से आपके चुने गए हैं। कौन से? भारत से आपके 2023 में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी चुने गए हैं आपके। कौन? विराट कोहली। ठीक है, और ये आगे देखिए, 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के टीके को किस नाम से लॉन्च किया? है ना, 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा के किस टीके को? हैजा के टीके को किस नाम से लॉन्च किया? तो ये है आपका हिल कॉल। कौन सा है आपका? हिल कॉल। ठीक है, इसको इन्होंने लॉन्च किया है, और ये किससे रिलेटेड है? ये आपका हैजा से रिलेटेड है। चलिए, और आप बता सकते हैं क्यू डेंगा। कौन सा? क्यू डेंगा। ये किसका टीका है? तो ये आपका है डेंगू का। किसका टीका है? ये आपका डेंगू का टीका है। ठीक है, और आप ये बता सकते हैं M21 मैट्रिक्स M, ये किसका है? तो ये देखिएगा, ये आपका मलेरिया रोधी टीका है। M से ध्यान रखिए, मलेरिया, है ना, थोड़ा ऐसे पकड़िए वर्ड को, ये आपका मलेरिया से संबंधित टीका है। अच्छा, ये MVABN, ये किससे रिलेटेड आपका टीका है? तो ये आपका एम पॉक्स, किससे? मंकी पॉक्स या एम पॉक्स का पहला टीका है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। एम पॉक्स से रिलेटेड आपका ये पहला टीका है, एम पॉक्स। आप चाहें तो आप इसको या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2024 को पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन किया था। कौन सा? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का। तो यह समिति है अध्यक्ष सहित 8 सदस्य या 5 सदस्य या अध्यक्ष सहित 7 सदस्य या लास्ट ऑप्शन है आपका 1 सदस्य। तो देखिए, ये जो आपकी समिति थी जिसकी में आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्री रामनाथ कोविंद जी अध्यक्ष हैं, उस समिति का नाम है क्या? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति। और इसमें कितने लोग हैं टोटल? तो आप देखिएगा, इसमें अध्यक्ष सहित 8 लोग हैं, यानी 8 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिला के, यानी एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी हो गए, और प्लस 1 + 7 है ना, इसका मतलब 1 + 7 = हाउ मेनी? 8 मेंबर्स आर देयर इन दिस कमिटी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।